मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह हमेशा ही महिलाओं को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कर्नल साफिया कुरैशी के खिलाफ जो बयान दिया वह बेहद आपत्तिजनक है और यह अति संवेदनशील समय है। इस समय तो किसी भी सेना के अधिकारी या सेना के कर्मचारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित है, गलत है और इससे गलत संदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है। लेकिन यह बात केवल सेनाधिकारी के रूप में कर्नल साफिया कुरैशी के लिए अपमानजनक, बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करने की नहीं है। दरअसल मंत्री विजय शाह की जो सोच है, जो विचारधारा है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के अनुरूप है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू से ही महिलाओं को समानता के स्तर पर लाने का विरोध किया है और किसी न किसी रूप में मंत्री विजय शाह की यह विचारधारा सामने आ ही जाती है, विषय या प्रसंग चाहे जो भी रहा हो। सन 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह जी के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से द्विअर्थी शब्दों के साथ टिप्पणी की थी, उसे कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। महिलाओं के लिए वह बेहद आपत्तिजनक थी। केवल बात वही तक सीमित नहीं थी कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के सहयोगी ने उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी की, बल्कि उस मंत्री ने महिला वर्ग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, ये माना जा सकता है। अब उस समय तो शिवराज सिंह चौहान ने उसे गलत माना और विजय शाह को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में पुनः विजय शाह को मंत्रिमंडल में ले लिया जाता है, उन्हें पार्टी से टिकट दी जाती है। जब पुनः सरकार बनती है तो पुनः मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। लोगों में यह चर्चा रही या यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने समझदारी का परिचय दिया। बिल्कुल नहीं, बल्कि श्रीमती साधना सिंह जी ने राजनीति के क्षेत्र में पति के सामने किसी भी प्रकार की चुनौतियां पैदा न हो और उनका राजनीतिक सफर सुगम बना रहे, इस दृष्टि से गंभीरतापूर्वक विचार की और अकल्पनीय सहनशीलता का परिचय देते हुए विजय शाह को माफ करने की सहमति भारी मन से दी। इसमें एक महिला की महानता सामने आती है, इसे राजनीतिक दल विशेष की भावना से न देखते हुए एक महिला की सहनशीलता या मजबूरी या पति के विकास पथ को निरंतरता प्रदान करने हेतु पवित्र भाव क्या हो सकते हैं, इस दृष्टि से सोचना चाहिए। उसके बाद विजय शाह जी ने
एक स्कूल के कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए, छात्राएं, स्कूल की छात्राएं बमुश्किल 16, 17, 18, 19 साल की रही होगी, उनके सामने पहला अनुभव शब्द का उपयोग पता नहीं किस रूप में, किस अंदाज में किया, और उस पहला अनुभव के नाम पर ही द्विअर्थी शब्दों में बहुत कुछ बोल गए। वहां उपस्थित शिक्षक, पत्रकार बंधु और वे लड़कियां बेहद अपमानित महसूस कर रहे। तब भी प्रदेश सरकार ने कोई उन पर कार्रवाई, यानी मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं किया, उन्हें मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। एक बार तो वे लड़कियों को टी शर्ट बांट रहे थे और टी शर्ट बांटते बांटते इतना अश्लील शब्द का उपयोग कर बैठे कि सारी लड़कियों का सिर शर्म से झुक गए। सारी बात मीडिया में आई। ना हम श्रीमती साधना सिंह जी के लिए उनके द्वारा की गई उस टिप्पणी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहते, ना ही स्कूली छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने किस तरीके से निम्न स्तर की भाषा का उपयोग किया उस बारे में कुछ कहना चाहते, और ना ही टी शर्ट बांटते समय उन्होंने उन लड़कियों को क्या कहा, कितना अश्लील शब्द था, उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहते। क्योंकि हमारी संस्कृति और मर्यादा हमें उन शब्दों की पुनरावृत्ति करने की इजाजत नहीं देती। अब यह सोचने की बात है, कर्नल साफिया कुरैशी के लिए इतने अपमानजनक शब्द, असहनीय शब्द मंत्री विजय शाह ने एक भाषण के दौरान व्यक्त किया। हाव भाव भी बहुत ही गलत था। फिर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन यादव जी उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पता नहीं क्या व्यवस्था है, किसी के भी समझ में नहीं आया। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि आज की आज एफआईआर दर्ज हो जाए। फिर भी ऐसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर दिया गया जिसमें कि विजय साहब बच जाए। पुनः हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा कि किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। यह कितनी चिंतनीय बात है। इधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप जानते हैं कौन है, एक मंत्री हैं। मंत्री होते हुए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग क्या शोभा देता है? उन्होंने भी फटकार लगाई। लेकिन अब तक विजय शाह जी पर सीधी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें मंत्री परिषद से बर्खास्त नहीं किया गया है। आखिर क्या मजबूरी है? हमें तो इसमें मजबूरी संगठन की दिखाई दे रही, केवल प्रदेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय संगठन की। राष्ट्रीय संगठन चाहता तो तत्काल बर्खास्त करने का आदेश दे देता। मोहन यादव एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं। बिना हाईकमान के निर्देश के वे अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए इतने अपमानजनक शब्द का उपयोग करना यह कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन भाजपा हाईकमान ने आज से 10-15 साल पहले से भी उन्हें लगातार माफ किया है। इससे स्पष्ट होता है कि आरएसएस की जो नीति पूर्व में थी वो आज भी लगभग बरकरार है।
भले ही आज वे दिखावे के रूप में महिलाओं को अधिकार देने की बात करने लगे हो, महिलाओं को चुनाव में आरक्षण देने की बात की जा रही हो, सब बिल पारित भी हो गया, लेकिन 2023 और 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न नहीं कराए गए। मतलब उनका मन साफ नहीं है। देश का संविधान लागू होने के पारित ही हुआ था संविधान सभा में कि उसके 4 दिन बाद ही उस संविधान को लेकर तरह तरह का विरोध करने लगे। इस संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ संविधान के विरोध की बात थी। और कुछ ही दिनों के बाद हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट जब कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने पेश किया तो उसके बाद हिंदू कोड बिल का जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। और यही RSS, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, इन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। दिल्ली में 55 सभाएं हुई थी। इसे कौन भूल सकता है? सिर्फ विरोध किस बात का था कि महिलाओं को समानता के स्तर पर नहीं ला सकते, महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सेदार नहीं बना सकते, बहुपत्नी प्रथा को रोकना गलत है, अर्थात महिलाओं को दोयम दर्ज पे बनाए रखा जाए। ये RSS चाहती थी, राम राज्य परिषद चाहती थी, हिंदू महासभा। ये बात उस समय की है। उसके बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो भुवनेश्वर में उन पर पत्थर फेंके गए। और जब पत्थर फेंकने वाले जो है नारे लगा रहे थे तो नारे क्या थे? पुरुषों के देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आधी आबादी महिला और पुरुष की होती है, कैसे पुरुषों का देश हो गया? मतलब पुरुष प्रधानता को बनाए रखने के प्रयास निरंतर RSS के द्वारा किए जाते रहे हैं। अब राजनीतिक हालातों को देखते हुए वे भले ही महिलाओं को अधिकार देने पर सहमत हो गए हों और महिला आरक्षण बिल भी पारित करा दिया गया हो, लेकिन वे महिलाओं को समानता के स्तर पर लाना नहीं चाहते और महिलाओं के लिए इतने अपमानजनक शब्द बोलने वाले व्यक्ति को भी निरंतर माफ करते आ रहे हैं। पृष्ठभूमि ये है, इस पृष्ठभूमि को समझना होगा। ये साधारण बात नहीं है। अब एक बात आती है कि विजय शाह का पुतला फूका जा रहा है हमारे साथियों के द्वारा, विजय शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है, विजय शाह को बर्खास्त करने की बात की जा रही है। अब इससे आगे बढ़ते हुए 2 कदम आगे बढ़ते हुए कल हो सकता है 24 घंटे के अंदर ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाए, क्योंकि प्रदेश के भिन्न भिन्न अंचलों से खबर आ रही है कि CM हाउस को घेरने की तैयारी चल रही है। पता नहीं ये कितना सफल हो पाते हैं, नहीं हो पाते, लेकिन ये गर्मियों का समय है। CM हाउस को घेरने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि पहले राउंड में पहले दिन 50,000 लोग आएंगे, फिर 50,000 और आएंगे, फिर 50,000 आएंगे, 1,00,000 2 लाख लोग यहाँ आ जाएंगे। गर्मी के मौसम में ऐसा आंदोलन होता है तो कई लोगों की जान भी चली जाती है, और जिसकी जान जाती है उसका परिवार का क्या होता है ये समझने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इसे बौद्धिक तरीके से ही अभियान के रूप में चलाया जा सकता है। और मोहन यादव से इस्तीफा मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहन यादव मुख्यमंत्री पद पर है, उनके मंत्री ने कर्नल साफिया कुरैशी के खिलाफ इतने अपमानजनक और गंदे शब्दों का उपयोग किया है। यदि वे इससे असहमत हैं, दुखी हैं, तो उन्हें तत्काल अपने मंत्री परिषद से विजय शाह को हटा देना था, और उन्होंने नहीं हटाया। इतना लंबा समय लिया है, इसलिए मुख्यमंत्री को ही इस्तीफा देना चाहिए
और अब केवल मंत्री विजय शाह का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, अब तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का इस्तीफा मांगना चाहिए और आंदोलन इस रूप में होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे गर्मी के दिनों में इस प्रकार का आंदोलन खड़ा न करें जिससे कि लोगों के जीवन के लिए खतरा पैदा हो। इसे बौद्धिक आंदोलन, बौद्धिक अभियान के रूप में चलाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपने मंत्री को बर्खास्त करने तक ही नहीं बल्कि खुद इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। यही मेरे विचार है।